जी सलाम पर इस वक्त आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। अमेरिकी वजीर खारजा का मशरिक़ वस्ता के 8 ममालिक का दौरा पूरा हो चुका है। निजी वजूहात के सबब वो कुवैत नहीं जा सके। कतर तनाज़े में सालसी के सबब कुवैत की खास अहमियत है और इस लिहाज से पोम्पियो का कुवैत दौरा नतीजा खेज साबित हो सकता था। बहरहाल दौरे के अख्तिताम के बाद दौरे हासिल नताइज का जो उसके नताइज हैं उसकी तज्जिया भी शुरू हो चुका है। फिलहाल इस पर हतमी राय कायम करना जल्दबाजी होगी, लेकिन सियासी सरगर्मियां जाहिर कर रही हैं कि कुछ मामलों में पेशरफ्त जरूर हो चुकी है। माइक पोम्पियो के मशरिक़ वस्ता के दौरे से खित्ते में सियासी सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। पोम्पियो की मौजूदगी के दौरान ही इलाकाई सरबराहों की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। सबसे पहले मिस्री सदर अब्दुल अल फत्ताह अल सीसी शाह अब्दुल्ला दोयम से मिलने उर्दन पहुंच गए। पोम्पियो के दौरे का एजेंडा वाज़ेह था। इनमें यमन से अमेरिकी फौज के इनखला के ऐलान के बाद इत्तेहादी मुल्कों के शक व शुबहात को दूर करना सरे फहरिस्त था। दूसरा, अरब ममालिक को ये यकीन दिलाना था कि ईरान के मुबैना जारहाना अज़ाइम को खित्ते में असरअंदाज होने नहीं दिया जाएगा। अरब ममालिक में पहुंचते ही पोम्पियो ने उस मंसूबे को जाहिर किया जिसके तहत खित्ते में दिफाई इत्तेहाद ब्लॉक कायम करने की तजवीज़ है। जीसीसी के इस ब्लॉक में मिस्र और उर्दन को भी शामिल करने का मंसूबा है। अल सीसी का जॉर्डन दौरा इसी तनाजुर में देखा जा रहा है। कतर में जीसीसी मेंबरान के माबैन बाहमी इत्तेहाद की बात उठाते हुए उन्होंने साफ कर दिया कि कतर के खिलाफ सऊदी अरब और दीगर ममालिक की पाबंदी अमेरिकी मंसूबे के हक में नहीं है। रियाज क़याम के दौरान उन्होंने इलाके के अपने सबसे मजबूत हलीफ सऊदी हुक्मरानों को भी जमाल खाशकी मामले में शफाफियत की नसीहत की। खलीज अरब और मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सियासत में पोम्पियो और अमेरिका के लिए इन ज़ाहिरी मकासद को पूरा करना उतना आसान भी नहीं है। कतर, शाम, यमन और इराक ये वो ममालिक हैं जहाँ के सियासी इक्वेशन पर कोई हतमी राय कायम करना सभी के लिए मुश्किल है। नए महाज बन रहे हैं या फिर इसके इम्कानात पर गौर किया जा रहा है। इराक और शाम हुकूमत के अलावा यमन और लिबनान में ऐसे ग्रुप मौजूद हैं जिनकी वफादारियां ईरान के तई जग जाहिर है। इन इलाकों में सियासी मफाद इतने मुतजाद हैं कि कौन कब किसके साथ आ जाए इस बारे में यकीन से नहीं कहा जा सकता। हाल के दिनों में मशरिक़ वस्ता के मामलात में तुर्की की दिलचस्पी बढ़ने से इसका दायरा मजीद बढ़ गया है। ज़ाहिरी इख्तलाफात के बावजूद तुर्की और कतर को आज ईरान मुखालिफ ज़ुमरे में शुमार नहीं किया जा सकता। सियासी तजाद की सबसे काबिल गौर तस्वीर इराक और शाम की है। पोम्पियो तयशुदा प्रोग्राम के बरखिलाफ दौरे के दौरान बगदाद और इरबिल गए। ईरान का यहाँ बड़ा स्टेक है। कहा जाता है कि इराक़ी हुकूमत के पसपुश्त ईरान है। कुछ ऐसी सूरत हाल शाम की बशार अल असद हुकूमत के साथ भी है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही जगह अमेरिका का उतना ही अमल दखल है जितना कि ईरान का। इराक में 5000 से ज़्यादा अमेरिकी फ़ौज तैनात है। शुमाली शाम में असद मुखालिफ बागियों की शक्ल में भी उसके पास एक ताकत मौजूद है। लेकिन एसडीएफ और वाईपीजी को लेकर तुर्की के तहफ़्फ़ुज़ात ने मसले को और पेचीदा बना दिया है। मौजूदा सूरत हाल में इराक एक कलीदी हैसियत अख्तियार करता दिख रहा है। यमन और शाम के मुकाबले यहाँ अमन और इस्तेहकाम कायम हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो जीसीसी का मेंबर भी है। गालबन यही वजह है कि पोम्पियो के मौजूदा दौरे के आखिरी दिन पीर को बगदाद में खासी हलचल रही। कई गैर मुल्की रहनुमाओं की राजधानी आमद हुई। इनमें जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला दोयम काबिल ज़िक्र थे। इसके अलावा फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा जीन ले ड्राइन और ईरानी वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद जावेद ज़रीफ़ ने भी पीर को इराक़ी वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद अली अल हकीम से मुलाकात की। फ्रांस ने इस मौके पर इराक की तामीर नौ के लिए 1 अरब यूरो कर्ज देने का भी ऐलान किया। फ्रांस शाम से अमेरिकी फौज के इनखला के हक में नहीं है। दाइश के खात्मे के ऐलान के बावजूद यूरोप और अरब ममालिक ट्रंप इंतजामिया के इस दावे से ज्यादा मुतासिर नहीं हुए। दोनों इराक और शाम में दाइश की वापसी के इम्कानात से फिक्रमंद हैं। दूसरी जानिब इराक और तुर्की है जो अमेरिका की गैर मौजूदगी में दाइश मुखालिफ मुहिम की क़यादत संभालने का दावा कर रहे हैं। पोम्पियो के इस दौरे का हासिल क्या है, फिलहाल इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। लेकिन पहले अल सीसी और अब जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला का दौरा, इससे इतना तो इशारा मिलता ही है कि जीसीसी स्ट्रेटजिक अलायंस की तरफ पेशरफ्त शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम।
اور جیسا کہ ہم پہلے ہی خبر دے چکے ہیں کہ امریکی وزیر خارجہ کو اپنا مشرق وسطی کا دورہ ادھورا چھوڑ کر واپس لوٹنا پڑا. جہاں اس کا اختتام کویت میں ہونا تھا وہاں اسے عمان میں ہی ختم کرنا پڑا. مسکٹ پہنچنے پر خود امیر عمان قابوس بن سعید نے ان کا استقبال کیا اور صدارتی محل میں دونوں کے درمیان باہمی دلچسپی کے مختلف امور کے ساتھ ساتھ علاقائی سیاست اور خطے کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی چرچا بھی کی گئی. ریاض قیام کے دوران جس سوال کا جواب تلاش کیا جا رہا تھا وہ مسکٹ میں ملا. جمال خاشقجی قتل معاملے پر انہوں نے ریاض میں کچھ نہیں بتایا، لیکن یہ خبر بھی ہے کہ اس معاملے میں انہوں نے سعودی حکمرانوں سے تفصیلی بات چیت کی. انہوں نے بتایا کہ حکومت نے قتل میں شامل لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کا یقین دلایا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ انہوں نے حقوق انسانی اور حقوق نسواں کا مدعا اٹھایا. اردن کے شاہ عبداللہ کا یہ دورہ اس لحاظ سے بھی خاص ہے کہ گزشتہ 8 سالوں بعد پہلی دفعہ وہ بغداد پہنچے تھے اور اس سے قبل وہ 2008 میں بغداد آئے تھے. عراقی صدر ابراہیم صالح نے خاص طور سے خود بغداد ایئرپورٹ پر شاہ عبداللہ کو خوش آمدید کہا. بغداد میں انہوں نے وزیر اعظم عادل عبد المہدی سے بھی ملاقات کی. عراقی صدر نے شاہ عبداللہ کا استقبال کرتے ہوئے کہا کہ دورے سے دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات میں مضبوطی آئے گی. تو اردن مشرق وسطی میں خاص طور سے مصر کے بعد واحد ملک ہے جس کے اسرائیل کے ساتھ سیاسی اور سفارتی مراسم قائم ہیں. اور اس کے نتیجے کے ساتھ ساتھ سیاسی اور سفارتی مراسم تو ہیں ہی. ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ علاقائی سیاست میں عراق ایک اہم پلیئر بنتا جا رہا ہے اور امریکی حکمت عملی طاقت کے توازن میں ہے تاکہ ایران کے اثر رسوخ کو کم کیا جائے. کیونکہ 2003 کے بعد سے عراق میں جو بھی حکومتیں آئیں ان کی نسبت ایران کی جانب زیادہ رہی. کہا جاتا ہے کہ داعش کے خاتمے کے بعد ملک میں جو ملیشیا کا جو عمل ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. ارشی خان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، میڈل ایسٹ معاملوں کے ایکسپرٹ ہیں. اردن کے شاہ عبداللہ کا یہ دورہ اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں خاص ہے کہ گزشتہ 8 سالوں بعد پہلی دفعہ وہ بغداد پہنچے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں اس دورے کو؟ دیکھیے، پومپیو کا جو دورہ ہے وہ بیسیکلی ڈپلومیٹک سے زیادہ ہاکش اور ہوسٹائل اور وار اورینٹڈ وزٹ ہے. اس لیے کہ انہوں نے 8 کنٹریز میں جو وزٹ کیا ہے میجر پرپس ہے وہ یہ ہے کہ اینٹی ایرانین ایکٹیویٹیز کو یا ایفرٹ کو یا انیشیٹو کو وہاں پہ دوبارہ پیدا کیا جا سکے. جی. اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور سعودی عربیہ یہ دونوں کافی حمایت میں ہیں، خاص کر کے پومپیو کے حمایت میں ہیں کہ وہ اینٹی ایرانین اسپیشلی مطلب ایک کولیشن وہ بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہ ایران پہ، ایرانین فورسز پہ اور سو کالڈ ایرانین ملیشیا پہ وہ اٹیک کر سکیں یا اس کو کنٹین کر سکیں. اور اس کا مین مقصد وہ کہتے ہیں کہ ہم پورے مڈل ایسٹ میں سیکورٹی اور اسٹیبلٹی دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں پوری طرح سے پورے معاملے کو 1991 کے بعد یا 1991 کے پہلے یا 2003 کے بعد اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایران نے کبھی بھی وہاں سے انسٹیبلٹی کو نہیں بڑھایا اور سیکورٹی تھریٹ کریٹ نہیں کیا، بلکہ امریکن کو آپ دیکھیں گے چاہے وہ صدام حسین کا گرنا ہو یا سعودی کے ذریعے یمن میں اٹیک کرنا ہو یا ایجپٹ میں السیسی کو لانا ہو، بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں گے، سیریا میں ڈسٹربنس ہو یا ISIS کو پیدا کرنا ہو. اس میں میں نہیں سمجھتا کہ ایران نے اس میں کوئی رول پلے کیا ہو، بلکہ وہ طاقتیں ہیں جو ایران کو وہاں پہ تھریٹ یا ٹرینڈ مانتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں گے کہ خود عرب ورلڈ میں وہ ایران سے پرہیز تو کرتے ہیں، ایران سے اپنے آپ کو الگ مانتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے کنٹریز ہیں جو نہیں چاہتے کہ ایران پہ ہم اٹیک کر رہے ہیں. جی، بہت شکریہ اس پوری بات چیت کے لیے آپ کا ارشی خان صاحب، اپنی اہم رائے رکھنے کے لیے. حوثیوں کے حملے میں ہلاک ہوئے یمنی فوج کی خفیہ سروس کے سربراہ محمد صالح کی عدن میں آخری رسومات ادا کر دی گئیں. گزشتہ جمعرات کو العناد واقع ملٹری بیس پر ہوئے ڈرون حملے میں 6 فوجی اہلکار ہلاک ہوئے تھے اور یہ حملہ اس وقت ہوا جب وہاں پر پریڈ چل رہی تھی. پریڈ کے دوران کئی سینئر فوجی افسران بھی پوڈیم میں موجود تھے اور انہیں ہی نشانہ بنا کر یہ حملہ کیا گیا تھا. تجہیز تدفین کے دوران فوج اور عدن انتظامیہ کے کئی سینئر اہلکار بھی موجود تھے. عدن کے ڈائریکٹر جنرل نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے دہشت گردانہ کارروائی قرار دیا. انہوں نے کہا کہ خطے سے حوثیوں کے خاتمے کو لے کر حکومت پرعزم ہے اور اتحادی فوج انہیں ختم کر کے رہے گی.
सऊदी दोशीजा रहफ मोहम्मद अल कनून बैंकॉक से सियोल होते हुए बाहिफाजत टोरंटो पहुंच गई हैं। कई दिनों तक बैंकॉक एयरपोर्ट पर खुद को एक कमरे में बंद करने वाली रहफ ने सऊदी अरब जाने से इनकार कर दिया था। उसे खदशा था कि अहले खाना उस पर जुल्म और ज्यादती कर सकते हैं और ह्यूमन राइट ग्रुप की मुदाखलत और कनाडा की जानिब से पनाह दिए जाने के बाद उसे थाईलैंड से जाने की इजाज़त दी गई। एक टीवी इंटरव्यू में उसने टोरंटो आमद को नई जिंदगी से ताबीर किया। आज़ादी निस्वां की हिमायत करते हुए उसने सऊदी माशरे में ख़वातीन को अपने अंदाज से ज़िंदगी जीने का हक दिए जाने का मुतालबा किया। उसे उम्मीद है कि इस इक़दाम से सऊदी खातून में बेदारी पैदा होगी और वो गार्जियनशिप कानून के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगी। वालिदैन की जानिब से लाताल्लुक़ी का इजहार किए जाने पर उसने अफसोस और दुख का इजहार किया। أحاول أستوعب كل اللي صار لأن حياتي كانت في خطر والآن أنا في مكان أمان، فمو مستوعبة اللي صار لي. حسيت إني حرة وإني ولدت من جديد وكان شيء رائع وفرحني لأني لقيت كثير من المحبة والاستقبال، خصوصا لما الوزيرة استقبلتني وخبرتني إني في بلد آمن ولي حقوقي الكاملة. من العنف والاضطهاد النفسي ومن الكبت، وإني أبغى أكون إنسانة مستقلة، ما أقدر أتزوج الشخص اللي أبيه، ما أقدر أتوظف إلا موافقة ولي أمري. زعلني هذا الموضوع إنه كيف ممكن عائلتي تتبرى مني لمجرد إني أبغى أكون إنسانة مستقلة وإني هربت من عنفهم، فهذا شيء جدا زعلني. الولاية يحدد المرأة مصيرها، إيش ممكن تتوظف، إيش ممكن تشتغل، حتى السفر ممنوعة فيه. فإحنا النساء السعوديات نتعامل كأننا قاصرات حتى لو كان عمر المرأة 50 و60، فهذه معاملة جدا سيئة للنساء، ما نقدر نكون مستقلات أو متساويات مع الرجال. أعتقد راح يكثر عدد الهاربات السعوديات من نظام الولاية ومن العنف، خصوصا ما في نظام يحمي النساء المعنفات في السعودية، متأكدة راح يكون عدد كبير من النساء الهاربات. أتمنى أن قصتي تكون إلهام لبعض النساء أنهم يتشجعن ويكونوا أحرار، وأيضا أتمنى لو أن القوانين تتغير بعد قصتي، خصوصا قصتي انتشرت على العالم، فممكن هذا يحدث تغيير. गुज़िश्ता दिनों काबुल के बेहद हसास इलाके में हुए बम धमाके की जिम्मेदारी तालिबान ने कबूल कर ली है। मुसलसल बम धमाकों का सिलसिला जारी और इस धमाके में 4 अफराद हलाक हुए थे। जख्मियों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। महकमा सेहत के मुताबिक जख्मियों की तादाद 90 से बढ़कर 113 तक पहुंच गई है। जख्मियों में कई मासूम बच्चे भी शामिल हैं। वजारत दाखिला के तर्जुमान ने बताया कि धमाके का निशाना बनने वाले ज्यादातर लोग आम शहरी हैं और ये धमाका शहर के मशरक़ी हिस्से में हाई सिक्योरिटी जोन में वाक़ ग्रीन विलेज में एक इमारत के नजदीक हुआ। वाज़ेह है कि इस इलाके में कई मल्टीनेशनल कंपनियों और इमदादी इदारों के दफातर हैं। मकामी पुलिस इंतजामिया के मुताबिक दहशतगर्दों ने धमाका खेज अशिया से भरी हुई एक गाड़ी को धमाके से उड़ा दिया। हमलावरों और मुश्तबा अफराद की तलाश का काम जारी है। गुज़िश्ता 1 माह के दौरान काबुल में दहशतगर्दाना हमले की तीसरी बड़ी वारदात है। एक हमले में सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाया गया, जबकि दूसरे हमले में एक सरकारी इमारत को। इन हमलों में कम अज कम 8 से भी ज्यादा यानी 60 अफराद हलाक हुए थे। इससे कबल गुज़िश्ता नवंबर में इसी इलाके में हमला हुआ था, जिसमें कि 10 अफराद मारे गए थे। माना जा रहा है कि तालिबान अमन मुज़ाकरात को डीरेल करने के लिए इस तरह की दहशतगर्दाना कार्रवाइयां कर रहे हैं। अमेरिकी वजारत खारजा ने हिजबुल्लाह ग्रुप की जानिब से इजरायली सरहद के करीब सुरंग बनाए जाने और असलहों और रॉकेट का जखीरा अंदोजी के लिए तनकीद की है। वजारत खारजा के अंडर सेक्रेटरी डेविड हेल ने लेबनानी वज़ीर आज़म साद अल हरीरी से मुलाकात के दौरान कहा कि लेबनान को अपनी दफा का पूरा हक है। वाज़ेह हो कि सुरंग की तामीर को लेकर गुज़िश्ता कई दिनों से इलाके में कशीदगी पाई जाती है। इसराइल इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा में भी उठा चुका है और चंद दिनों कबल ही इसराइल की जानिब से इन गोदामों को निशाना बनाकर हमला भी किया गया था। जवाब में हिजबुल्लाह ने इसराइली मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया। 2 रोज़ कबल इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इन हमलों की तस्दीक भी की थी। इसराइल का इल्ज़ाम है कि सुरंग से उनकी सालमियत को खतरा है। उधर लेबनान ने इसराइल पर मुतनाज़ा सरहदी इलाकों में बैरियर बनाने का इल्ज़ाम लगाया है। अमेरिका ने ईरान की हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया, लेकिन साथ ही वो लेबनानी हुकूमत को भी ताउन का यकीन दिलाता है। वाज़ेह की हुकूमत में हिजबुल्लाह के नुमाइंदे भी शामिल हैं। मशरिक़ वस्ता में इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत करने वालों में हिजबुल्लाह सरफहरिस्त जमात मानी जाती है। आलमी बिरादरी की जानिब से मंजूर शुदा लीबियाई
पार्लियामेंट के सदर अग्युला साले ने जल्द अज जल्द आम इंतखाबात का मुतालबा किया। उन्होंने कहा है कि मुजव्वज़ा रेफरेंडम के हवाले से अगर आईनी ड्राफ्ट को राय दहिंदगान नामंजूर कर देते हैं तब भी ये इंतखाब होने चाहिए। साले का ये बयान अक़वाम मुत्तहिदा और मगरबी ममालिक की इस तशवीश की तायद करता है जिसमें उसने ऐवान नुमाइंदगान पर इंतखाबी अमल को मुतासर करने का इल्ज़ाम आयद किया था। वाज़ेह हो कि 2011 में कर्नल गद्दाफी की मौत के बाद से ही लीबिया खाना जंगी में मुब्तला है। मुल्क दो खानों में बटा हुआ है। यही वजह है कि आइन ड्राफ्ट की मंजूरी के हवाले से शक व शुबा पाया जाता है। बहरहाल अक़वाम मुत्तहिदा की उम्मीद है कि रेफरेंडम की मंजूरी के बाद जून में होने वाले आम इंतखाबात की राह हमवार हो जाएगी। साले का कहना है कि आइन ड्राफ्ट की मंजूर न होने की सूरत में नई कमेटी तश्कील देनी चाहिए जो कि नया ड्राफ्ट तैयार करे। मौजूदा ड्राफ्ट में 2 पार्लियामेंट और मजबूत सदारती निज़ाम की सिफारिश की गई है। गुज़िश्ता चंद दिनों से अमेरिका और तुर्की के बीच जारी कशीदगी में कमी आने का इशारा मिल रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और तुर्की सदर तैयब एर्दोगान के दरमियान फोन पर बातचीत हुई जिसके बाद हालात सुधरते हुए दिखे। अपने साबिका मौक़िफ़ में नरमी लाते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि बातचीत के दौरान एर्दोगान को यकीन दिलाया गया है कि शाम में तुर्की की सिक्योरिटी खदशात से वो पूरी तरह आगाह हैं और अमेरिका उनकी मदद करना चाहता है। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मैंने दहशतगर्दी और अमेरिका तुर्की तजारती ताल्लुकात से मुतालिक अपने मौक़िफ़ वाज़ेह किए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के बाहमी तजारती ताल्लुकात में इजाफे के काफ़ी इम्कान मौजूद हैं। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता चंद माह से शाम में कुर्द जंगजुओं के हवाले से अमेरिका और तुर्की के माबैन तनाज़ा छिड़ा हुआ है। 2 रोज़ कबल ही ट्रंप ने ट्वीट करके तुर्की को मुतनब्बे करते हुए कहा था कि कुर्दों पर हमला करने के नतीजे पर उसे इक़्तिसादी खसारा उठाना पड़ सकता है, जिस पर तुर्की ने सख्त रद्दअमल का इजहार किया था। उसी तरह कौमी सलामती मुशीर जॉन बोल्टन के बयान पर भी तनाज़ा पैदा हो गया था। तुर्की SDF को YPG का एक्सटेंशन मानते हुए इसे दहशतगर्द तंजीम करार देता है जबकि अमेरिका इसकी हिमायत करता है। चीन की एक अदालत ने एक कनाडाई शहरी को मंशियात फरोशी के इल्जाम में मौत की सजा सुनाई है। कनाडाई वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की है। उनका इल्जाम है कि चीन सजाए मौत को दलील के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। चीनी अदालत के मौजूदा फैसले और ट्रूडो के बयान से दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात में मजीद कशीदगी पैदा होने का अंदेशा है। ये सारा मामला हुवावे कंपनी की CFO की गिरफ्तारी से शुरू हुआ जिसके जवाब में चीन ने भी 2 कनाडाई शहरियों को हिरासत में ले लिया। As a government, we actually strengthened the policy that requires the Canadian government to always intercede on behalf of Canadians facing the death penalty anywhere in the world. We will continue to do that as we have in this case. But I will say it is of extreme concern to us as a government, as it should be to all our international friends and allies, that China has chosen to begin to arbitrarily apply death penalty in cases facing, as in this case, facing a Canadian. इधर शटडाउन के साथ साथ अमेरिका में बर्फीले तूफान ने आम लोगों की मुसीबतों में इजाफा कर दिया है। गुज़िश्ता चंद दिनों से मुल्क के बेशतर हिस्सों में जबरदस्त बर्फबारी हुई है और राजधानी वाशिंगटन DC आसपास के इलाकों में तकरीबन 13 इंच मोटी बर्फ की परतें जम चुकी हैं और शटडाउन के सबब 24 दिनों से मुलाजमीन बेगार तनख्वाह के रह रहे हैं, जी रहे हैं। इनमें सड़कों की साफ सफाई करने वाले एहलकार भी शामिल हैं। बर्फबारी और मुलाजमीन की कमी के सबब फ्लाइट सर्विस भी मुतासर हो रही हैं। ह्यूस्टन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने मुलाजमीन की कमी के सबब एक टर्मिनल बंद कर दिया। यही हाल मियामी एयरपोर्ट का भी है। शटडाउन के सबब एयरपोर्ट पर काम करने वाले मुलाजमीन को दोहरी ड्यूटी अंजाम देनी पड़ रही है जिसका असर उनकी सेहत पर पड़ रहा है। I have a little 10-year-old daughter that is my pride and joy. She's my heart. I actually had to take her out of cheerleading because I didn't have the money to pay for her to continue it. It's hard. It is. It's as a man personally, and my daughter being my pride and joy. Meeting ends meets, like, we don't make a lot like everybody think. Like, oh, you know, you're supposed to have 3 to 6 months savings. But that's hard when you're not making that much to have 3 to 6 months savings and you have bills and you got to figure out if you want to pay your car payment or if you want to pay your rent or your life insurance. You have to basically pick options. It's been very hard, actually. Every day we are missing workers who are discouraged to come to work because they aren't getting paid. So that creates an effect where we have to do triple the work in order to get the job done.
There's people who haven't been able to make car payments, haven't been able to make mortgage payments, haven't been able to provide for their family as far as food and other essentials. So, the only comment I have is, Mr. President, please end this shutdown. Aviation safety matters just as much as border security. Our people are hurting and we need to get back to work. इधर बरतानी वजीर आजम थेरेसा मे ने कहा है कि ब्रेग्जिट में ताखीर के वो खिलाफ है। उन्होंने कहा कि 29 मार्च उनका आखिरी हदफ है। वाज़ेह है कि 29 मार्च ब्रेग्जिट की आखिरी तारीख है और उन्होंने इस हवाले से मुल्क में दोबारा रेफरेंडम की मुखालफत की। उन्होंने इसे जमहूरी उसूलों की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा कि वो इस बहस को जल्द अज जल्द अंजाम तक पहुंचाना चाहती है। आज इस मामले पर पार्लियामेंट में दोबारा वोटिंग होनी है और बरतानी तारीख में आज होने वाली वोटिंग को दूसरी जंग अजीम के बाद की सबसे अहम वोटिंग माना जा रहा है। वोटिंग से कबल हाउस ऑफ कॉमन्स और खिताब करते हुए से थेरेसा मे ने कहा कि मेंबरान खासतौर से इसके हक में वोटिंग करने की अपील वो कर रही थी, मेंबरान इसे करें और उन्होंने कहा कि अक्सरियत के फैसले का एहतराम किया जाना चाहिए। And if rather than leaving with no deal, this House blocked Brexit, that would be a subversion of our democracy, saying to the people we were elected to serve that we were unwilling to do what they had instructed. So I say to members on all sides of this House, whatever you may have previously concluded, over these next 24 hours, give this deal a second look. I don't think, look, we're leaving on the 29th of March. I've been clear that I don't believe we should be extending Article 50 and I don't believe we should be having a second referendum. तो नाज़रीन, इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप रहिए जी सलाम के साथ।